नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मार्च के दूसरे हफ्ते में पेश होने वाले बजट की तैयारियों में को लेकर जो है हरियाणा सरकार जोर शोर से जुटी हुई है। 7 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट सत्र से पहले 2 दिवसीय प्री बजट मीटिंग बुलाई है। यह बैठक पंचकुला में हो रही है। बता दें कि बैठक के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोपहर करीब 2:30 पर पंचकुला पहुंचे और बैठक में सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि यह बैठक पंचकुला के रेड बिशप होटल में हो रही है। उधर पंचकुला में प्री बजट कंसल्टेशन बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया और सीएम सैनी ने कहा कि बजट में समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव लिया जा रहा है ताकि बजट को जनता के हित में बनाया जा सके। सीएम सैनी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले दिनों लगातार प्री बजट को लेकर के अलग अलग सेक्टर्स वाइज ये बैठकें चल रही हैं। समाज के विभिन्न वर्गों से, प्रबुद्धजनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित हैं। जैसे अभी बताया भी है कि गुरुग्राम के अंदर हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन और उसके साथ साथ सीएस के साथ भी हमने सुझाव लिए हैं। हिसार के अंदर हमने जो हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, एफपीओज हैं, हमारे ऑर्गेनिक खेती के किसान हैं, हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं, या हमारे ऐसे किसान जिन्होंने अपने कार्य को एक विशेष रूप देने का अलग से पहचान बनाई है, ऐसे सब किसानों के साथ, हॉर्टिकल्चर के किसानों के साथ हमने वहां पर उनके आमंत्रित किया और सुझाव लिए। फिर हमने स्टार्टअप के साथ भी बातचीत किया, उनके सुझाव लिए। यूथ के साथ हमने चर्चा की, उनके सुझाव लिए। हमने महिला उद्यमी हैं, उनसे चर्चा की, उनके सुझाव लिए। हमारी महिला प्रतिनिधि हैं, उनसे चर्चा की। हमने जो हमारी महिला नमो ड्रोन दीदी हैं, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, ऐसे सब ग्रुपों से हमने अलग अलग उसके अंदर सुझाव आमंत्रित किए हैं। हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जाकर के सुझाव लिए हैं, उनके भी अच्छे सुझाव आए हैं। और उसके साथ साथ हमने पोर्टल भी एक लॉन्च किया, उस पर भी लगभग 9.5-10 हजार के करीब में हरियाणा प्रदेश के विभिन्न प्रबुद्ध जनों के सुझाव उसके अंदर आए हैं। और उसको लेकर के, क्योंकि क्या क्या हम इस बजट के अंदर कर सकें, किस दिशा में जाएं, कैसा बजट हो। हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये बजट खरा उतरे, क्योंकि उन्हीं की भावनाओं को, लोगों की समस्याओं को ध्यान में रख करके हर वर्ष बजट को पेश करते हैं। जैसा बताया भी है कि पिछले 6 बजटों में लगातार इस प्रकार के सुझाव लेकर के बजट में समाहित करते हैं और फिर उसको बजट में स्थान दे करके उनको एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उधर पंचकुला में मंत्रियों और विधायकों के साथ प्री बजट बैठक आयोजित की गई और बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की है। बता दें कि बैठक में सभी विधायकों से बजट से पहले की चर्चा की गई। वहीं इसको लेकर विपक्ष भी प्रतिक्रिया सामने दे रहा है। चर्चा के लिए सभी विधायक और मंत्रियों को बुलाया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक बहुत शानदार परिपाटी का शुभारंभ किया था कि सब वर्ग के लोगों से पूछ के उनकी समस्याओं का
को जान के समझ के हम लोग अपने बजट में उस तरह का प्रावधान करें जिससे सब समस्याएं आसानी से सुलझ भी सके और लोगों को जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके। इसी कड़ी को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने आगे बढ़ाया है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और जो योजना लग जाएगी बहुत सी योजनाएं ऐसी थी जिनको बजट में नहीं रखा गया था। इससे पहले बजट में नहीं रखा गया था। इससे पहले बजट में नहीं रखा गया था। आज जो विधायकों ने जो अपने सुझाव दिए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, अध्यक्ष जी को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को, सीएम नायब सिंह सैनी की सुरक्षा में एक बार फिर से चूक देखने को मिली है। आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी जो है प्री बजट पर बैठक के लिए पंचकुला जा रहे थे, तभी पंचकुला में सीएम के काफिले के पास बाइक सवार शख्स पहुंच गया और जमकर हंगामा किया। बता दें कि शख्स ने पुलिस के जवानों के साथ में भी बदसलूकी की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। 5 मार्च को दिल्ली में ये हरियाणा कांग्रेस की बैठक होनी है। नए प्रभारी वीके हरिप्रसाद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें कि बैठक में हो सकता है नेता प्रतिपक्ष का ऐलान। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नए प्रभारी वीके हरिप्रसाद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में हो सकता है नेता विपक्ष पर फैसला। कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है और ये बैठक जो है चंडीगढ़ में बता दें कि दिल्ली में होनी है। 5 मार्च को हरियाणा कांग्रेस की बैठक होनी है। नए प्रभारी वीके हरिप्रसाद इस बैठक में हिस्सा लेंगे और बैठक में नेता विपक्ष पर भी फैसला हो सकता है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। 5 मार्च को दिल्ली में ये हरियाणा कांग्रेस की बैठक होनी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधायक सुनील सांगवान के पिता के निधन पर सीएम सैनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख व्यक्त किया है। सीएम ने लिखा कि आज चरखी दादरी से टीम हरियाणा के हमारे विधायक सुनील सांगवान जी के पिताजी, वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी सतपाल सांगवान जी के दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे व शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि। उधर पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान का निधन हो गया है और उनके निधन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने लिखा कि विधानसभा में मेरे साथी रहे और पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जी के निधन का समाचार सुनकर दुखी हूं। भगवान उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिखा कि पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जी को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि और परिवारजनों को और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। पूर्व कैबिनेट मंत्री के निधन पर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद हुड्डा ने लिखा कि हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे सतपाल सांगवान जी के निधन का समाचार दुखद है। दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि और परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। भगवान से प्रार्थना है कि दुख की इस घड़ी में दिवंगत आत्मा को शांति और परिवारजनों को संबल प्रदान करे। उधर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। आने वाला समय महिलाओं का है। बता दें कि हर क्षेत्र में महिलाओं ने देश और विदेश में अपना नाम कमाया है।
सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण, स्वावलंबन के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल ने करीब 2 दशक पहले स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह के देहांत के बाद श्रीमती चौधरी के सिर पर पगड़ी रखकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया था। वो आज कारगर सिद्ध हो रहा है। लड़कियां शिक्षा, खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लेकर आती हैं तो उनका सम्मान भी पगड़ी पहनाकर किया जाता है। महिलाओं को सारे साथियों का पूरा विश्वविद्यालय सबका बहुत बहुत है जैसे धन्यवाद करते हैं। महिलाएं जो है, महिला का नाम जो है वो करुणा है, वो शक्ति है, और वो उसका नाम जो है वो कहते हैं ना देवी है, और उसके साथ साथ जो है इसका वो कर्म है जो विश्व को आगे लेकर जाता है। दादी समस्त महाविद्यालय परिवार ने प्रस्तुत किया था वो ग्रुप फोटो। उधर भिवानी में एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर अपनी ही भतीजी छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। बता दें कि पीड़िता के परिजन चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल करवाने पहुंचे, लेकिन वहां पर मेडिकल नहीं हो पाने के कारण परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे और एसपी को शिकायत सौंपते हुए इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हालांकि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। संदीप है मेरा। हम अपनी प्रीतिया के साथ दुष्कर्म का मामला है 30 सितंबर का, 30 अगस्त का, उसके न्याय के लिए यहाँ पे अनिश्चितकाल का धरना रखा है। अभी तक कोई भी पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं किया दोषी के खिलाफ, इसलिए हमने पुलिस के नया धरना दिया है। बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई करेंगे, हुआ कुछ नहीं अभी तक। उधर कस्बा शाहाबाद के 9 गजा पीर के पास एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उस व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना पर जानकारी देते हुए शाहाबाद थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान 65 वर्षीय निवासी उमरी जिला कुरुक्षेत्र के रूप में हुई है। बता दें कि अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी कि 9 गजा पीर के पास एक्सीडेंट हो गया और वहाँ किसी की डेथ हो गई, जिस पे आईयू ने जाकर वहाँ कार्रवाई करी। तो जोगिंदर नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 64 साल है, उमरी का रहने वाला। वो बाइक से अम्बाड़ा से कुरुक्षेत्र की तरफ आ रहा था। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और किसी अज्ञात व्हीकल से उसके ऊपर से उतरने से उसकी दर्दनाक मृत्यु हुई है। अभी तक व्हीकल का पता नहीं लगा। उसमें मौके पर हम कार्रवाई करने लगे। परिवार को सूचित किया? हाँ, परिवार को सूचित कर दिया। परिवार के लोग आ गए हैं और उसमें आगामी कार्रवाई जारी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत बकेट चैलेंज अभियान चलाकर युवाओं को नशा मुक्त अभियान से जोड़ने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बता दें कि वहीं हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के दिशा निर्देशों एवं मार्गदर्शन में यह अभियान जन जन तक पहुंच रहा है। बता दें कि सोशल मीडिया पर प्रत्येक व्यक्ति इस अभियान से जुड़कर गौरव का अनुभव करता है। ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा राज्य परिवहन कुरुक्षेत्र के अधीन बस चालक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के पास पहुंचे और उन्हें इस अभियान से जोड़ा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सहायक सचिव विनोद कुमार वर्मा, महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर रीटा भी इस अभियान से जुड़ चुकी हैं।
बता दें कि ब्यूरो का नशा मुक्ति अभियान का उद्देश्य समाज को नशा मुक्ति बनाकर समृद्ध प्रांत बनाने का है। नशा मुक्ति जीवन नायाब जीवन। मैं विनोद कुमार वर्मा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, नशा मुक्ति जीवन का संकल्प लेता हूं। मैं एनसीबी हरियाणा के बकेट चैलेंज को स्वीकार करता हूं। आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप भी नशा मुक्त जीवन अपनाएं तथा अपने परिवार, समाज और देश की उन्नति में सहयोग करें। धन्यवाद। मैं नरेंद्र कुमार नशा मुक्त जीवन का संकल्प लेता हूं और मैं एनसीबी हरियाणा के बकेट चैलेंज को स्वीकार करता हूं। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप भी नशा मुक्त जीवन अपनाएं तथा अपने परिवार, समाज और देश की उन्नति में सहयोग करें। धन्यवाद। मैं गुरविंदर सिंह नशा मुक्त जीवन का उधर नगर पालिका चुनाव की मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई है और इस चुनाव में 82.7% मतदाताओं ने मतदान किया। बता दें कि रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम मोहित महाराणा ने मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत उक्त जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवा लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब 12 मार्च को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान माजरा प्याऊ में मतगणना का कार्य निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाया जाएगा। आईटीआई परिसर में मतगणना केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ गर्ल्स स्कूल में 3 बूथ थे, 11, 16 और 12। लगभग 85% वोटिंग हुई है। बिल्कुल शांतिप्रिय वोटिंग हुई है। चलता रहा है वोट। सुरक्षा के कैसे प्रबंध रहे? बहुत जबरदस्त प्रबंध थे। डीसी साहब भी आए थे, बीच बीच में काफी पुलिस, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब बीच बीच में आते रहे और पुलिस फोर्स पूरी थी। ढंग से सभी बूथों पे संपन्न हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट। उधर रादौर नगर पालिका चुनाव में सभी उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। बता दें कि प्रशासन द्वारा सभी वार्डों की ईवीएम मशीनों को रादौर के आदर्श संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। यहां पर 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी सहित 2 लेयर की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस विषय पर बात करते हुए सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्यामलाल ने बताया कि नगर पालिका के सभी 14 वार्डों की 28 ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जहां पर कोई भी उम्मीदवार रजिस्टर में एंट्री कर चेक कर सकता है। शाम को 6 बजे तक मतदान हुआ, जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। 79.17% हमारा पोल परसेंटेज रहा और शाम को सभी जो है पोल्ड ईवीएम 14 मेंबर और 14 प्रेसिडेंट की हमने स्ट्रांग रूम में सील कर दी गई हैं और उसके बाद वो सारा सुरक्षा के उसके कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, हैंड ओवर कर दिया गया सुरक्षा बलों को। उधर हांसी उपमंडल के महजत गांव में पति ने अपनी पत्नी भरपो देवी पर तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया। घटना के समय सौतेली मां गीता देवी को भी आरोपी बेटे राम भगत ने आग लगा दी, जिससे वह तकरीबन आधे से ज्यादा जल गई हैं। आपको बता दें कि आरोपी की मां गीता किसी तरह घर का गेट खोलकर भागी और शोर मचाया। उसे गांव और परिवार के सदस्यों ने हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं आरोपी राम भगत दोनों को आग लगाने के बाद घर के बाहर ही दरवाजा बंद कर बैठ गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और वहीं आपको बता दें कि अभी हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आज सूचना मिली थी हमें कि मैजद गांव में ऐसे एक घर में आग लग गई है। फिर पता लगा कि उस आग में अभी करेंगे एक भरपो देवी है, उसकी मौके पे डेथ हो गई है। हाँ? और एक और है जो सोनी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो 2 लेडीज थी इसमें, तो उनकी जो भी आगे शिकायत मिलेगी, जो भी बयान होंगे, उसके नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। कारणों का पता चला सर, किस प्रकार ये आग लगी, क्या वजह रही? बताने वाले कुछ हैं, कुछ सूचनाएं हैं,
तो वो अभी बहुत शीघ्र होगा उसके बारे में कुछ बताना। तो जैसे भी कोई भी शिकायत या बयान मिलेंगे, जो भी जांच में बात आगे सामने आएगी, उसमें साथ के साथ कार्रवाई कर दी जाएगी। फरीदाबाद के गांव पाली में रविवार शाम गुजरात पुलिस की एटीएस और हरियाणा की एसटीएफ ने एक युवक को राउंड अप किया है। उसके पास से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड मिले हैं और आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद स्थित मिल्कीपुर निवासी 19 वर्षीय अब्दुल रहमान के रूप में हुई है। सभी मौके पर भारी संख्या में जो है पुलिस को देख दंग रह गए। इस दौरान ग्रामीणों ने एसटीएफ की कार्रवाई की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, जो शाम से जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल फरीदाबाद पुलिस इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। उस टाइम में घर था, लेकिन गांव में हल्ला हुआ कि आतंकवादी आ गया। फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा कि काफी भीड़ लगी हुई है, पुलिस फोर्स काफी आई हुई है। तो पता लगा कि आतंकवादी पकड़ा है, उसके पास 2 बम मिले थे, तो पुलिस उसको अपने साथ ले गई। उसको यही है कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी, गुजरात पुलिस और हरियाणा पुलिस, तो उन्होंने यहाँ आके उसको पकड़ लिया। वो यूपी का बताया जा रहा है कि यूपी का रहने वाला था, यहाँ जा रहा था, पुलिस ने उसको यहाँ पकड़ लिया, पकड़ के उसको ले गई अपने साथ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।